नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि परीक्षा में पिछले 3 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से एक प्रकार से कहना उचित ना होगा, चूँकि लगभग पिछले 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं, लेकिन रिसेंटली एक प्रकार से बेसिकली 3 वर्षों से ही सेमेस्टर टाइप के एग्जाम्स होने शुरू हुए हैं, इसलिए मैंने रखा। चूँकि पहले भी आपको बीए फर्स्ट ईयर में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, ठीक है। तो उसी श्रृंखला के तहत एक प्रकार से उन सभी प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया है जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब लगातार परीक्षा में आते हैं, कि 2022 में भी आ गए, 2023 में भी आ गए, 2024 में भी आ गए और 2025 में भी आ सकते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि लगातार परीक्षा में आए हुए हैं और अब की बार जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में रखा गया है। ऐसे ही 2-3-4 मॉडल पेपर आपको और दूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप की आपका पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। बाहर से कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा कॉन्सेप्ट इधर ही क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही लिखित टाइप का जो बच्चे होते हैं उनके लिए मॉडल पेपर और महासंग्राम रिवीजन क्लास, उनके लिए भी मैं ऐसे ही व्यवस्थित करता हूँ, ठीक है। कि अगर वो चैप्टर्स देखें, चैप्टर्स पर्टिकुलर एक चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर में 10 या 15 मिनट में आपको समाप्त कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे 1 घंटे में हम 4-5 चैप्टर आपको पढ़ा करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन उससे क्या होता है कि आप एक ही चैप्टर एक वीडियो में जान पाते हैं और हो सकता है कि आपका मन 1-2 वीडियो देखने के बाद में दोबारा वीडियो देखने का मन ना करे। लेकिन जब एक ही वीडियो के माध्यम से आपके 4-5 टॉपिक या 10 टॉपिक क्लियर कर देते हूं मैं, तो एक प्रकार से वो आपको अच्छा लगना चाहिए। और मॉडल पेपर इसीलिए मैं फोकस करके दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आप 100 में 100% करके आएँ, ठीक है। आने वाले समय में आपकी और बेहतर तरीके से तैयारी होने का एक प्रकार से पूरा प्रयास रहेगा। जियोग्राफी में बीए प्रथम सेमेस्टर में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको फिजिकल जियोग्राफी के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि भौतिक भूगोल के बारे में आपको क्या करना होता है भैया, भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करना है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप बीएससी में भी हैं तो भी आपको एक प्रकार से ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ज़्यादा इसमें बताऊंगा तो आप सोचेंगे गुरुजी कितना बताएंगे। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत जियोग्राफी का नॉलेज रखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, गुरुजी ने जो प्रश्न रखे हैं ये प्रश्न पिछले 2-3-4 वर्षों में लगातार आने वाले क्वेश्चंस हैं और ये प्रश्न अब की बार इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन आ चुका है महोदय, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? टॉलेमी, इरेटास्थनीज, वारेनियस या हम्बोल्ट? बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न क्या है महोदय? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किस विद्वान ने किया था? तो भूगोल का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने भैया? इरेटास्थनीज ने। किसने किया था? इरेटास्थनीज ने। इसीलिए कुछ विद्वान जो है इरेटास्थनीज को ही भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ जियोग्राफी कह देते हैं। लेकिन फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटास्थनीज को एक प्रकार से नहीं, बल्कि इरेटास्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं या क्रमबद्ध भूगोल का जनक आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भूगोल को एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया। चूंकि उससे पहले भी जियोग्राफी का अध्ययन किया जा रहा था, उसमें एक प्रकार से हिकेटियस का नाम एक प्रकार से लिया जाता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग जियोग्राफी शब्द का किसने किया? इरेटास्थनीज महोदय ने किया। इनकी एक पुस्तक थी जियोग्राफिका, उसी जियोग्राफिका पुस्तक में जियोग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने किया। किसने? इरेटास्थनीज महोदय ने। इसीलिए कुछ विद्वान इनको फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आपको अगर ऑप्शन में हिकेटियस ना मिले और आपको पूछा जाए कि जियोग्राफी के जनक कौन है या भूगोल के पिता कौन है, तो आप क्या लगाओगे? आप लगा दोगे इरेटास्थनीज को। क्लियर? समझ में आ गई चीज़ें? बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे और भी चीज़ें पूछी जाएंगी तो वो सब क्वेश्चंस मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। दूसरा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ जियोग्राफी या जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया हेरोडोटस को। हेरोडोटस एक प्रकार से क्या है? हेरोडोटस जो है ये इतिहास के पिता कहे जाते हैं। हेरोडोटस की अगर बात की, इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका, ठीक है। और इन्हीं की पुस्तक हिस्टोरिका में सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया, इसीलिए इनको एक प्रकार से इतिहास का जनक कहा जाता है। तो ये इतिहास के जनक हो गए भैया हेरोडोटस,
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। रिचर्ड वान हम्बोल्ट जो है ये भूगोलवेत्ता हैं, बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं, लेकिन ये जनक नहीं है। अब आपसे ऑप्शन में क्या दिया है? हिकेटियस। तो हिकेटियस जो है फादर ऑफ जियोग्राफी कहे जाते हैं, बहुत सारे विद्वानों ने इनको फादर ऑफ जियोग्राफी का, और वास्तव में हिकेटियस ही भूगोल के जनक माने जाते हैं। कई विद्वानों ने मुहर भी इस बात पर लगाई है। देखिए, किसी एक विद्वान को निर्विवाद रूप से किसी भी सब्जेक्ट का जनक कहना उचित नहीं होता है। उसमें कई विद्वान कुछ होते हैं, कुछ दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, जिनमें से एक प्रकार से जियोग्राफी में भी एक प्रकार से लगातार एक प्रकार से मतभेद चलता रहा है। मंडन और खंडन की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। ठीक है, जब भी एक प्रकार से तर्क के आधार पर नियमों का विश्लेषण होगा और हर चीज का एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकल वे में अध्ययन होगा, तो जाहिर सी बात है वहां पर खंडन भी होगा और मंडन भी होगा, समर्थन भी लोग करेंगे और उसका विरोध भी करेंगे। क्लियर? तो हिकेटियस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिकेटियस ही जियोग्राफी के जनक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आया था। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? बताएं। इरेटास्नीज, मैंने आपको बताया था व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? इरेटास्नीज है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। चलिए, भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है? भूगोल का सामान्य अर्थ क्या अर्थ है? देखिए, भूगोल बेसिकली भू और गोल दो शब्दों से मिलकर के बना है। भू माने भूमि और गोल माने गोलाकार, यानी गोलाकार पृथ्वी के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ। लेकिन अगर इसको अंग्रेजी में जाएंगे तो जियो प्लस ग्राफिया, यानी जियो और ग्राफिया से मिलकर के जियोग्राफी बना। जियो का मतलब होता है भूमि, ठीक है, यानी पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना या अध्ययन करना। यानी जिस शास्त्र या विज्ञान में जियोग्राफी मतलब पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, वही एक प्रकार से भूगोल होता है। तो जियोग्राफी का सामान्य अर्थ क्या होगा भैया? पृथ्वी का वर्णन करना। क्या करना? पृथ्वी का वर्णन करना ही, यानी कि जियो माने पृथ्वी और ग्राफिया माने डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। क्लियर? तो इसीलिए आप क्या कह सकते हैं? पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल का सामान्य अर्थ है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहते हैं भैया? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है किसको? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट और कार्ल लिटर नाम के दो विद्वान हैं। कार्ल लिटर अलग विद्वान हैं और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, मैंने आपको बताया था हम्बोल्ट बड़े अच्छे भूगोलवेत्ता हैं, बहुत ही योगदान दिया भूगोल में, इसीलिए इनको एक प्रकार से आधुनिक भूगोल का, मॉडर्न एक प्रकार से जियोग्राफी का जो है जनक या फादर कहा जाता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और रिटर को, विद्वानों ने रिटर को भी कहा और वान हम्बोल्ट को भी कहा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले 2-3 वर्षों में, सर्वप्रथम मापक के आधार पर, किसके आधार पर? ध्यान रखेंगे, मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? बताएं। मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? रेटजल ने बनाया? नहीं, रेटजल जो थे एक प्रकार से इनकी शिष्या थी कुमारी एलेन चर्चिल सेम्पुल। बड़े विद्वान हैं, मानव भूगोल के बड़े जानकार व्यक्ति हैं फ्रेडरिक रेटजल। ठीक है, कुछ विद्वान इनको मानव भूगोल का जनक भी कहते हैं। क्लियर? हिकेटियस आपके इतिहास के जनक हैं, ये होंगे नहीं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वान हम्बोल्ट, तो आपके ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कौन है? आधुनिक भूगोल के जनक हैं। यानी सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया है? एनेक्सीमेंडर ने बनाया। किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने बनाया। ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, कई विश्वविद्यालयों में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। क्लियर? तो जो भी बच्चे परेशान थे, जो जिसमें पढ़ रहे हैं, खास करके दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, या वो एक प्रकार से, जैसे आपको बता दूं माइनर का जो पेपर ऑब्जेक्टिव होता है उसमें भी यही सब चीज़ें आएंगी, तो माइनर वाले बच्चे भी देख ले, मेजर वाले दोनों के लिए। ठीक है, और जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, या ऐसे जो भी विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जिनकी लिखित हो रही है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, चूँकि यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं हर चीज़ों का, मतलब यहाँ पर आपको फैक्ट जानकारी मिल रही है। अगला क्वेश्चन से, भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है, यह कथन किस विद्वान का है? फटाफट से आप बताएंगे। क्या पूछा गया है कि पृथ्वी मतलब भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है, इस कथन को कहा था किसने? रिचथोपेन ने। किसने कहा था? रिचथोपेन महोदय ने कहा था। नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न,
फटाफट से आप देखें। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच निम्न में से कौन से हैं? उच्चावच मतलब क्या होता है? जैसे कि पृथ्वी पर आप देखते हैं पहले क्या बने, फिर उसके बाद में क्या बने। उच्चावच मतलब कहीं पर आप देखते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं पर गहरी गहरी खाइयाँ। उच्चावच में जैसे कि पहले महासागरों का विकास हुआ, फिर पर्वतों का भी मतलब कि पृथ्वी स्थल मंडल का विकास, फिर महासागरों का के बाद में आप देखते हैं स्थल का विकास के साथ ही साथ पर्वतों का विकास होना शुरू हुआ, मैदान बने, ठीक है, पठार का निर्माण हुआ। तो ये सब पठार, मैदान, नदियाँ, झील, घाटी, ठीक है, चोटी, ये सब क्या है? ये सब उच्चावच है पृथ्वी पर, जो पृथ्वी को भू संतुलन में एक प्रकार से मतलब पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो उच्चावच वही है। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी में क्या क्या बने? तो पहली श्रेणी में एक प्रकार से क्या क्या बने थे भैया? पहली श्रेणी में आपके जो बने थे वो आपका स्थल खंड और जल मतलब कि महासागर वगैरह बने थे, ठीक है। अब इसमें क्या है? पर्वत, पठार, मैदान और झील, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। महाद्वीप और महासागर जो है वो एक प्रकार से प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आते हैं, जबकि महासागरों के और महाद्वीपों के उत्पत्ति के बाद में पर्वतों का निर्माण हुआ है, झीलों का निर्माण हुआ है, मैदान का और पठार का निर्माण हुआ है, जब महासागर और एक प्रकार से स्थल मंडल दोनों का विकास हो गया था। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच यानी कि दूसरी बार मतलब कि दूसरे श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? तो पहले तो भाई महासागरों का विकास हुआ, ठीक है, महाद्वीपों का विकास हुआ, तो वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आएंगे। अब द्वितीय श्रेणी में कौन सा आएगा आपका? जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये द्वितीय श्रेणी में आ गए। अब तृतीय श्रेणी में आपका क्या आ जाएगा? जैसे जो उस पर वनस्पतियां वगैरह जमेंगी वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखेंगे महोदय। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया सबसे पहले? अरिस्टोटल नाम के एक विद्वान थे, जिनका हिंदी में नाम अरस्तु है, अंग्रेजी में इनको अरिस्टोटल कहा जाता है, ठीक है। ये अरिस्टोटल, सिकंदर महान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, चाणक्य के एक प्रकार से थोड़े से बड़े या उन्हीं के समकालीन थे, ठीक है। और अरस्तु ज्ञानी भी था, अरस्तु का शिष्य मतलब अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो उनका नाम था प्लेटो, ठीक है। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो सुकरात थे, आपने नाम सुना होगा सोक्रेटिस का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, डेटम रेखा क्या है? बताएं। डेटम रेखा जो होती है महोदय वो क्या होती है? डेटम रेखा वह रेखा होती है जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई और गहराई की माप करने वाली जो रेखा होती है, ठीक है, उसी को डेटम रेखा के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। समुद्र तल की क्षैतिज, क्षैतिज माने इस तरीके की रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप करी जाती है, वही एक प्रकार से समुद्र तल से जब उसकी गहराई और ऊंचाई की माप करते हैं पृथ्वी की, तो वही डेटम रेखा कहलाती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो बच्चे एक प्रकार से सोच रहे हैं कि ये सब हम नोट डाउन ना करें या हमको एक प्रकार से नोट नहीं करना है या हमको पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, तो जिन बच्चों को कोर्स में शामिल होना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब जिनको भी जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके जुड़ सकते हैं, जिनको पीडीएफ वगैरह सारी मिल जाएगी। अब ये ऑब्जेक्टिव का पेपर हो रहा है, इसकी मतलब ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर हो रहा है, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ ये जो मैं पढ़ाऊँगा लगभग 100-150 क्वेश्चन हैं, ये सबकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा महामैराथन क्लास आएगी, उसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के मैं रखूँगा फिजिकल ज्योग्राफी के, और उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। पिछले वर्ष 2024 या 23 में जो क्वेश्चन पेपर एक प्रकार से हुए हैं उन सभी के एक प्रकार से कुछ पीडीएफ और वीडियोस लिंक आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्लासेस की भी एक प्रकार से आपको वीडियोस मिलेंगी। साथ ही साथ मैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास भी मिलेगी, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, हर एक टॉपिक को विस्तार से समझाया भी जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक प्रकार से कवर होगा, जियोग्राफी का ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट का कोर्स एक प्रकार से मात्र और मात्र सभी सब्जेक्ट में, आपका हिंदी है या जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, संस्कृत है, सभी के ऑब्जेक्टिव और सभी के लिखित मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही प्रकार से पूरा का पूरा खल्लास कोर्स एक प्रकार से कर दिया गया है। सब कुछ आपको एक प्रकार से वहाँ पर मिलेगा, बहुत ही बड़ी मात्रा में पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में और आपकी क्लासेस जैसे जैसे होती रहेंगी सभी के पीडीएफ नोट्स आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। फटाफट से एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत ज्वाइन हो जाएं ग्रुप से, ठीक है। फटाफट से एसएमएस करें भाई, लिमिटेड सीटें होती हैं तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी एसएमएस करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि अगर आप जो है जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपके लिए उतना ही प्रॉफिट होगा, उतना ही अच्छा होगा। फटाफट से एसएमएस करें। आपको करना क्या है, मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे। आप एसएमएस आपको क्या करना है, अपना नाम कि हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी से हैं, यानी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम, ठीक है,
और आपका कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है वो, ठीक है आपके सारे सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट की तैयारी मैं करवाता हूँ। तो आपको एक प्रकार से ऐसा नहीं कि जो भी सब्जेक्ट आपके, इसके साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट में आपका जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एक प्रकार से होता है यानी को करिकुलर कोर्स, ये भी इसी 100 रुपये में ही फ्री कर दिया गया है। यानी कि अगर आप बीए में हैं और आप एक प्रकार से सोच रहे हैं कि बीए में हमको अच्छे नंबर लाने, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है या लिखित परीक्षा हो रही है, दोनों टाइप की तैयारी के लिए बेसिकली ये मॉडल पेपर जो है ऑब्जेक्टिव का है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और भी 3-4 मॉडल पेपर दूंगा, उतना आप देख लेंगे और जैसे जैसे आप कहेंगे तो और मॉडल पेपर मैं देने का प्रयास करूंगा। मतलब 5 मॉडल पेपर अगर दे दूंगा तो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस को छांट करके आपके समक्ष लाऊंगा जो कि एक प्रकार से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि आप टीजीटी पीजीटी देने जाएंगे या नेट जेआरएफ का पेपर देने जाएंगे तो उसके लिए भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप जो है कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं और कोर्स की फीस भी एक प्रकार से मैंने बहुत कम रखी है ताकि हर एक बच्चा पढ़ पाए और सभी सब्जेक्ट की कोर्स यानी कि लगभग 4-5 सब्जेक्ट आपके एक प्रकार से इसी 100 रुपये में आपको पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। आपको एसएमएस जैसे ये एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। अगर आप गूगल पे, फोन पे ये सब कुछ नहीं चलाते हैं यूपीआई माध्यम, तो आप किसी दूसरे से या किसी दुकान से जाकर के भी एक प्रकार से पेमेंट करवा करके उसकी स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर इसी पर सेंड कर देंगे तो भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से आपको कुल मिलाकर के 100 रुपीज़ सेंड करवा करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना है। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलती रहेगी और ऑब्जेक्टिव की भी जो क्वेश्चन पेपर हैं पिछले वर्ष के वो भी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो एक प्रकार से उनके हल हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। यानी वो भी आपको वीडियो से मिल जाएंगे। तो बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत एसएमएस करें। आप सभी लोग तुरंत एसएमएस करें, सोचो मत बिल्कुल भी भैया 100 रुपया आप जो है इधर उधर बाजार आप एक बार निकल जाओगे आपका समाप्त हो जाएगा और इसी 100 रुपये में अगर आप खर्च कर दोगे तो आपका एक प्रकार से बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगी। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मात्र 100 रुपीज़ में, 1 महीने और 2 महीने का नहीं, जितना जब तक आपका पेपर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का तब तक पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में आपके लिए कोर्स फिर से लॉन्च किया जाएगा, उसमें भी फीस ऐसे ही रखी जाएगी, बहुत ही मिनिमम फीस, और उसमें भी इस तरीके से सारे सब्जेक्ट को मैं इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा आपको। तो चिंता आपको किसी बात की नहीं करनी है, क्लियर। आप डायरेक्टली हमसे भी जुड़ जाएंगे और अगले जो है एक प्रकार से 6 सेमेस्टर तक आप जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ आपके लिए जो व्यवस्था होगी वो पहले मतलब कि अन्य बच्चों से पहले आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। पीडीएफ नोट्स केवल उन्हीं बच्चों को मिलती है जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पीछे मत हटो, चूँकि आप सोचोगे कि एक प्रकार से गुरुजी कह रहे हैं तो मतलब कि मैं तो ऐसे क्या करूँगा, मैं जैसे आप सीरीज खरीदोगे तो भी 60-70 रुपये की पड़ेगी, बुक खरीदोगे लगभग आपकी 300-400 रुपये से नीचे बुक नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आप इसमें इतना मटेरियल मैं दे रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आप आसानी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मात्र 100 रुपये में सारे सब्जेक्ट का दे रहा हूँ। तो आप खुल करके मतलब ये ना सोचें कि गुरुजी 100 रुपये ले रहे हैं, शिक्षा को व्यापार बना दिया है। अब ये कमेंट बिना मतलब के जो एक आध बच्चे का कमेंट आया था, गुरुजी शिक्षा को व्यापार बना दिए। भैया जो 1.5 लाख का कोर्स बेचते हैं, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का कोर्स बेचते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का, उनको तो आप बड़े चाव से एक प्रकार से लोग खरीदते हैं। लेकिन जब चूंकि आप सोच रहे हैं कि मात्र 100 रुपये रखा है तो इसमें क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी जो ये आपको बोर्ड पर दिख रही है ना, क्वालिटी नहीं, एक प्रकार से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक प्रकार से आपकी बेहतर मैं करवाता हूं। आप चूंकि प्रथम वर्ष में हैं इसी वजह से मुझे इतना क्लेरिफिकेशन देना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। बाकी जो 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं या जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो एक प्रकार से क्योंकि मुझसे पढ़ चुके हैं तो उनको पता है कि शुक्ला गुरुजी जो क्वेश्चंस बताते हैं वो पेपर में 100% आना तय होता है। चूंकि मैं लगभग पिछले 7 वर्षों से आपका अध्यापन कार्य कर रहा हूं बीए के क्षेत्र में यूट्यूब पर, ठीक है। चलें, ज़्यादा आप डिटेल में आपको बताएंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, हालांकि चलें समझने का प्रयास करें। आधुनिक मानव होमोसेपियंस के विकास का समय है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा भाई, कमेंट करके बताओ, देखते किसका कमेंट सही आता है। फटाफट से आप कमेंट करके बताओ। चले, मैं देख पा रहा हूं, चले भाई बताने का प्रयास करेंगे। दोनों का उत्तर बताइएगा, दूसरे इसका भी बताइए। महाद्वीप और महासागरों की वर्तमान स्थिति किस काल में विकसित हुई, ये बताएं। ये पृथ्वी के एक प्रकार से पृथ्वी का जो काल है, खंड है, जिसमें मैंने चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, इसका चैप्टर पढ़ाया है, तो उसमें मैंने सारी चीज़ समझा रखी थी आपको। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा भाई। आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस है, अच्छा एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, नेचर ऑफ जियोग्राफी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, आप कमेंट करके बताना।
इसको ढूंढ करके लाओ। नेचर ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। चले, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन एक प्रकार से इस काल में एक प्रकार से होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव है उसका विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप और महासागरों की वर्तमान स्थिति किस काल में विकसित हुई है? तो महाद्वीप और महासागरों की जो वर्तमान स्थिति है भैया, ये एक प्रकार से नूतन महाकल्प में आई है। किसमें? नूतन महाकल्प में आई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब पूरा मैं चैप्टर में समझा चुका हूँ, नहीं तो मैं इसको विस्तार समझा भी देता। भारत में दक्कन का पठार पर लावा का फैलाव हुआ। देखिए, भारत में दक्कन का पठार बेसिकली पड़ता है दक्षिण भारत में, ठीक है। अब चूंकि दक्कन के पठार की अगर बात की जाए दक्षिण भारत और मध्य भारत के आसपास, अब दक्कन के पठार में एक प्रकार से ज्वालामुखीयता की क्रिया खूब हुई है। इस वजह से वहाँ पर पठार जो हो गए हैं वो पठार विकसित हो गया है और वहाँ पर काली मिट्टी हो गई। चूँकि जहाँ पर भी ज्वालामुखी का लावा एक प्रकार से बहता है वो मिट्टी एक प्रकार से काली हो जाती है, चूँकि ताप ज़्यादा रहता है। काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत होती। तो आपसे पूछा जाएगा ज्वालामुखीयता की क्रिया के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो आप क्या बताओगे? कपास के लिए उपयोगी है। दक्कन के पठार में किस प्रकार की मिट्टी है? तो काली मिट्टी पाई जाएगी। वहाँ पर कौन सी फसल ज़्यादा होगी? कपास की फसल ज़्यादा होगी। ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो भारत में दक्कन का जो पठार है उस पर लावा का फैलाव कब हुआ? लावा किससे निकलता है? ज्वालामुखी से निकलता है। ज्वालामुखी के अंदर, पृथ्वी के अंदर जब लावा अंदर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जब चीज़ें रहती हैं तो उसको मैग्मा कहते हैं। और मैग्मा जब बाहर निकलता है पृथ्वी के, तो मैग्मा से गैसें बाहर निकल जाती हैं और जो एक प्रकार से लावा होता है फैल जाता है। तो जब मैग्मा से गैसें बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, और तो वो लावा हो जाता है। जब तक गैसें नहीं निकलती तब तक वो मैग्मा रहता है और जैसे ही गैसें निकल जाती हैं वो लावा बन जाता है। दक्कन का पठार लावा का फैलाव किस काल में हुआ भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किस काल में हुआ? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका फैलाव हुआ है भैया इयोसीन काल में। किस काल में? इयोसीन काल में इसका विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी जीवों को विकास, मतलब स्तनधारी जीवों की विकास की घटना का संबंध किससे है? किस काल से? फटाफट से आप बताएंगे। तो स्तनधारी जीवों का जो विकास हुआ है वो ट्रियोसिक काल में आते आते हुआ। किस काल में? ट्रियोसिक काल में हुआ है। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग एक प्रकार से इन प्रश्नों को देखें। आप जो कोर्स लेंगे उनके लिए फ़ायदा ये होगा कि उनको टेक्स्ट सीरीज नहीं खरीदनी पड़ेगी। जैसे कि आपको क्या होगा कि भाई ये पीडीएफ आपको मिलेगी। अब पहले तो मैं यहाँ पर आंसर आपको बता रहा हूँ, आप कितना पढ़े हैं, मतलब वीडियो को देखकर कितना आपको याद हुआ है। जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ में आप मिला मिला करके क्वेश्चन करोगे कि कौन सा सही है। आपको आंसर मैं नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखें। ये इस फिराक में मत रहेगा गुरुजी आंसर देंगे। आंसर मैं नहीं दूंगा, वीडियो में बता दूंगा मैं आंसर, बाकी आपको आंसर मिलने वाला नहीं मेरी तरफ से पीडीएफ में। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैं ढूंढवाऊंगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। जब आप किसी एक प्रश्न पर थोड़ा सा समय देंगे वो प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जीवन भर एक प्रकार से आपका वो फायदा ही देता रहेगा। क्योंकि मैंने जिस तरीके से पढ़ाई करी है मैं उस प्रक्रिया के तहत आपको पढ़ाऊंगा और आपको एक प्रकार से बता दूं कि कुछ और कहीं से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बात प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूं। तो ऐसे इन प्रश्नों को जब अगर आप जो है इन प्रश्नों को ढूंढेंगे, फिर से एक बार देखेंगे, ये प्रश्न याद होंगे। ऐसे ही 2-3 मॉडल पेपर देंगे, उन सभी के आपको क्वेश्चंस यूट्यूब पर फिर से आकर के वीडियो देखना पड़ेगा। तो जब आप आएंगे तो 1-2 मिनट अगर किसी प्रश्न पर सब समय देंगे तो मनोवैज्ञानिक फैक्ट है कि वो प्रश्न आपके दिमाग में चाहे अचेतन अवस्था में ही पड़ा रहेगा और वक्त आने पर एक प्रकार से वो आपके समक्ष आ जाएगा। क्योंकि ये बात ध्यान रखें, पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन वक्त आने पर काम नहीं आता है। अलसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, आधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। ध्यान रखेंगे इस बात को। आलस अगर आप करेंगे थोड़ा सा कि गुरुजी आंसर भी उसी में लिखा रहता तो मजा आ जाता, तो आपको याद नहीं होगा क्वेश्चंस, आप देख लोगे तुरंत आंसर उठा करके। लेकिन जब आप उस प्रश्न पर फोकस करोगे वो प्रश्न आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा महोदय, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, मानव का पूर्वज प्रथम कपि, इसको आप बोलते हैं एपी, पुच्छहीन बानर जिसको कहते हैं, इसका उद्भव काल किस, मतलब कि किस काल में हुआ इसका उद्भव? तो इसका उद्भव हुआ है किस काल में भैया? ओलिगोसीन शक में हुआ है। किसमें? ओलिगोसीन शक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंतिम महाकल्प, जिसको आप नियोजोई कीड़ा कहते हैं, इसकी कालावधि या समय काल कितना है? तो अंतिम महाकल्प या नियोजोई कीड़ा के जो समय काल है 10 लाख वर्ष पूर्व से आज तक जो है ये चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? बताइएगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है?
फटाफट से आप बताएंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? बिल्कुल 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी भैया? 360 देशांतर रेखाओं की संख्या है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए देशांतर और अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? ये पृथ्वी अपनी है, पृथ्वी पर जो ऐसी रेखाएं होती हैं ये वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है। पृथ्वी पर ये रेखाएं होती हैं, ठीक है। जैसे ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। 0 डिग्री क्या है भैया? 0 डिग्री अक्षांश है ये, ठीक है। ऐसे ही तमाम अक्षांश आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अक्षांश ये होते हैं, इस तरीके की रेखा अक्षांश कहलाती है। अब बगल में मैं एक और पृथ्वी बनाता हूँ, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे ये, ठीक है। अब इसमें एक प्रकार से कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, जो एक देश को दूसरे देश को काटती हैं, टाइम जोन बनाती हैं, ठीक है। इस तरीके की रेखाएं जो पृथ्वी पर होती हैं, ये रेखाएं कैसी होती हैं? जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको एक प्रकार से देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं ही टाइम जोन फिक्स करती हैं, ठीक है। इससे जो जीएमटी चलता है वो टाइम जोन इसी के द्वारा फिक्स होता है। क्लियर? तो ये लंबी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, और जो बेड़ रेखाएं हैं या पहाड़ी रेखाएं हैं ये आड़ी रेखाएं, इस तरीके की वो रेखा अक्षांश रेखा है। दोनों में डिफरेंस आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। 23.5 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे वाले दक्षिणी अक्षांश पर कौन सी रेखा है? ये होती मकर रेखा। जब सूर्य भगवान जो है महोदय, सूर्य भगवान यहाँ पर लंबवत चमकते हैं, सूर्य भगवान यहाँ पर खड़े रहते हैं एकदम से लंबवत चमकते, तब मकर संक्रांति लगती है। यानी यहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर ठंडी पड़ती है, चूँकि सूर्य भगवान यहाँ पर लंबवत चमकते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य भगवान हमेशा एक प्रकार से लंबवत चमकते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्षा खूब होती दबा करके, और यहाँ पर तापमान भी बहुत अधिक होता है। यहाँ के व्यक्ति, जो इस एरिया के व्यक्ति होते हैं, बहुत काले होते हैं। इस एरिया के व्यक्ति इसलिए काले होते हैं क्योंकि यहाँ पर सूर्य भगवान हमेशा अपनी एक प्रकार से जो तापमान है, सूर्य भगवान एकदम से खोपड़ी पे एकदम सीधे होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों में क्या होता है कि सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन वाला फंडा चलता है। कभी ठंडी के महीने में आप देखेंगे सूर्य भगवान ऐसे ऐसे होकर के दक्षिणायन होते जाएंगे, और यहाँ पर एकदम से दक्षिण में उगेंगे और बगल ऐसे बैठ जाएंगे, मतलब बहुत थोड़ा ज़्यादा लंबी, और दिन छोटे होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी दूरी उनको नहीं तय करनी पड़ती है, ठीक है। तो और कर्क संक्रांति में क्या होता है? कर्क संक्रांति जब लगती है, जब सूर्य भगवान यहाँ पर आते हैं, ठीक है। क्लियर? ध्यान रखेंगे गर्मी वगैरह में। तो देशांतर और मकर, मतलब कि देशांतर और ये रेखाएं आपके समझ में आ गई होंगी क्या होती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा किसे कहते हैं भैया? देशांतर रेखा जो होती है, ग्लोब पर कल्पित रेखाएं जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, देखिए ये आपका होता है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। कौन सा ध्रुव होता है? ये उत्तरी ध्रुव होता है, ऊपर वाला, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और नीचे वाला क्या होता है? ये होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव होता है ये भैया? ये दक्षिणी ध्रुव होता है, नीचे वाला, ठीक है। साउथ पोल इसको बोलते हैं SP, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी कि NP, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से रेखाएं जो होती हैं, ये रेखाएं इसको ऐसे से मिलाती हैं, ठीक है। तो जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं वो रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा? ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं वो रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर? प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखा क्या होती है भैया? अक्षांश रेखा जो होती है वो ग्लोब पर कल्पित वह रेखा, ये पृथ्वी पर खींची नहीं गई हैं, ठीक है। ये पृथ्वी पर एक प्रकार से खींची नहीं गई हैं, ये कल्पना के तरीके से हम लोगों ने बना लिए हैं। जैसे ये ग्लोब है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा महोदय, यहाँ पर देखिए पीली पीली रेखा ऐसे खींची हुई है, ये वाली। तो ये जो बेड़ बेड़ रेखा खींची हुई इस तरीके से, यही भूमध्य रेखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर हम लोग रहते हैं भाई? देखिए सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये हम लोगों का एक प्रकार से ये भारत अपना, ठीक है। हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। कहाँ पर रहते हैं भैया? यहाँ पर हम लोग रहते हैं। सूर्य भगवान यहाँ पर हमेशा लंबवत चमकते, भूमध्य रेखा है। जब सूर्य भगवान यहाँ पर 23.5 डिग्री एक प्रकार से ये रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जो है वो एक प्रकार से भारत के एकदम से ही बीच से गुजरती है, और मकर रेखा यहाँ से नीचे से जा रही, ठीक है, 23.5 डिग्री। तो यहाँ के एरिया के जितने भी लोग होंगे काले होंगे। अब देखो सूडान उडान के लोग एकदम करिया करिया होते हैं, तो ये पूरा अफ्रीका उसकी चपेट में लगभग आ जाता है। दक्षिण अफ्रीका के लोग आप सोचते हैं जो AB डिविलियर्स वगैरह हैं, क्यों मतलब कि क्यों गोरे होते हैं? क्योंकि ध्रुवों की ओर, ये ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ के लोग जो होंगे, क्योंकि ये ध्रुवों के किनारे हैं, तो नीचे वाले एरिया, जितने भी नीचे वाले एरिया के होंगे, ये इतने नीचे वाले एरिया ये गोरे होंगे, और ऊपर वाले सब गोरे होंगे, और बिचवा वाले जितने हैं सब करिया करिया एकदम से भुजंग होंगे, ठीक है, घोरकराहट जैसे। तो ऐसे होता, घोरकराहट एक साफ होता है, बहुत करिया करिया होता है। तो ऐसे चीज़ें, ठीक है।
तो ये रेखाएं ऐसी दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। और जो ये लंबी लंबी रेखाएं इस तरीके से खींची गई, ये वाली रेखाएं देशांतर हैं, ठीक है। और ये वाली रेखाएं जो हैं ये एक प्रकार से जो है अक्षांश रेखाएं हैं। ये रेखाएं पृथ्वी पर किसी ने खींची नहीं हैं, ये कल्पना के द्वारा एक प्रकार से पृथ्वी पर खींची गई हैं, मतलब वैज्ञानिकों ने कल्पना करके खींची है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कल्पित रेखा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चीज़ों को और समझाने का प्रयास करते हैं। तो ग्लोब पर कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा के सहारे पूरब और पश्चिम में वृत्त बनाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा कौन सी, इसके सहारे। अब ये रेखा इस तरीके से आप देख रहे हैं कि केवल ये सीधी रेखा है, ये पृथ्वी पर एक प्रकार से पूरा का पूरा घूम रही है। देखें यहाँ पर फिर से ये क्या कर रही है, इसी के सारे पूरे के पूरे वृत्त में ऐसे घूम करके फिर यहीं पर आ जा रही है। ऐसे ऐसे रेखा खींची गई पूरा चारों तरफ, ठीक है। तो ये पूरा आपको एक ही पार्ट दिख रहा है, चूँकि ये 2D इमेज है, 3D इमेज आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका। भैया निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। लाप्लास, ऑटो स्मिथ या वेगनर या जेम्स जीन्स, बताएं। तो निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल निहारिका परिकल्पना लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है। जेम्स जीन्स की जो है ज्वारीय परिकल्पना है। तो इन्होंने क्या दिया था भैया, ज्वारीय परिकल्पना दिया था, ज्वारीय परिकल्पना इनकी जेम्स जीन्स की। वेगनर का जो है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यानी इन्होंने कहा महाद्वीप जो होते हैं वो सरक रहे हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा रही है, ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया है, ठीक है। लाप्लास महोदय ने एक प्रकार से निहारिका परिकल्पना दी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑटो स्मिथ अंतरतारक धूल परिकल्पना देने वाले विद्वान है, ठीक है। ऑटो स्मिथ जो है ये अंतरतारक धूल परिकल्पना की बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो जेम्स जीन्स कहीं पर लिखा होगा, जेम्स जीन्स है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? चैम्बरलिन और मोल्टन, ठीक है। ग्रहाणु परिकल्पना आपसे प्रश्न खूब पूछा जाएगा, ग्रहाणु परिकल्पना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये सब प्रश्न हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, 100% आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। चले, बिग बैंग थियरी तो हमेशा प्रश्न पूछा आता है, ये एक प्रकार से जॉर्ज लेमन थियरी एक पादरी थे चर्च के, इन्होंने एक प्रकार से बिग बैंग थ्योरी दी थी, जिसमें कहा कि पूरा मैंने आपको समझाया है, बिग बैंग थ्योरी पढ़ाया हुआ है चैप्टर वाइज क्लास में, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से अद्वैतवादी संकल्पना के प्रमुख विद्वान। अद्वैतवादी और द्वैतवादी संकल्पना क्या है? अद्वैतवाद मतलब कि एक ही पिंड से ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो स्वीकार करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं सौरमंडल की, वो एक प्रकार से अद्वैतवादी संकल्पना के विचारक हैं। और द्वैतवादी वे हैं जो दो तारों से एक प्रकार से मिलकर के या दो पिंड से मिलकर के पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है। तो अद्वैतवादी जो संकल्पना के प्रमुख विद्वान हैं उनमें इमैनुअल कांट, लाप्लास, रास और लाकियर शामिल हैं। ये अद्वैतवादी संकल्पना के प्रमुख विद्वान हैं। ऑटो स्मिथ ने अपनी अंतरतारक धूल परिकल्पना किस वर्ष प्रतिपादित की थी? तो मैंने बताया था अंतरतारक धूल परिकल्पना जो है किसने दी है? ऑटो स्मिथ ने दी है। ये सब पृथ्वी और सूर्य सौरमंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड सिद्धांत हैं, ठीक है। तो ऑटो स्मिथ की जो अंतरतारक धूल परिकल्पना है 1943 ईस्वी में आई। कब आई? 1943 में। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, मतलब ये प्रश्न इनमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो बिना मतलब के मैंने रखे हैं, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बार बार मैं बताऊंगा नहीं, मैं तीव्र गति से आगे चलता हूं, जो कि एक प्रकार से मैं प्रयास करूंगा कि लगभग एक प्रकार से बहुत कम समय में चीज़ों को आपको समझा दी जाए, बहुत सारी चीज़ें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के संबंध में अप्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के संबंध में अप्राकृतिक साधनों में क्या आते हैं भैया? देखिए, अप्राकृतिक साधनों की अगर बात की जाए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इसमें पूरा विस्तार समझाया था। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जाने के संबंध में एक प्रकार सबसे पहली बात है, हम घनत्व यानी कि डेंसिटी, दाब यानी प्रेशर और तापमान यानी टेम्परेचर, इन तीनों के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा पाते हैं, ठीक है। हमने देखा कि भाई पृथ्वी पर जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें घनी होती जाएंगी, तो दबाव बढ़ने से चीज़ें घनी होती हैं। मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको पूरा उदाहरण के साथ समझाया था। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग घना होगा, ऐसे हमने एक प्रकार से बताया। और जैसे जैसे चीज़ें घनी होंगी तो वहाँ पर तापमान भी बढ़ता जाएगा, यानी कि पृथ्वी के अंदर तापमान भी ज़्यादा है और तापमान बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता जाता है। आगे देखेंगे, रासायनिक संगठन के आधार पर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। रासायनिक संगठन के आधार पर किस विद्वान ने पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा? तो किसने बांटा भैया? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में रासायनिक संगठन के आधार पर, तो किसने बांटा था? एडवर्ड स्वेस ने बांटा था। किसने? स्वेस महोदय ने, एडवर्ड स्वेस नाम था इनका। सियाल, ठीक है, सियाल, ठीक है, सियाल,
पहला, ठीक है, दूसरा था सीमा, सीमा, और तीसरा था निफे, NIFE, ठीक है, NIFE। निफे मतलब कि निकल और फेरस, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी का मान लेते हैं ये पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक प्रकार से आपका क्या है, पृथ्वी पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसमें सियाल और एल्यूमिनियम मतलब कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता है, इसीलिए इसको सियाल का श्वेत महोदयनित। इसके अलावा इस पूरे के पूरे एरिया में, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता थी, इसलिए इसको सीमा कहा। और इसके अलावा यहाँ पर जो आंतरिक भाग है इसका, उसको निफे कहा। निफे इसलिए कहा चूँकि एक प्रकार से यहाँ पर निकल और फेरस की ज़्यादा अधिकता है और ये ठोस ज़्यादा है, इसलिए फेरस यानी लौह तत्व यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस वजह से श्वेत महोदय ने चीज़ों को समझाया, मैंने पूरा समझा रखा था आपको। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, चेम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग किस अवस्था में है। तो ग्रहाणु परिकल्पना में बताया गया है कि जो पृथ्वी का अंतरतम भाग है या जो एकदम से अंदर भाग है वो ठोस अवस्था में है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भूकंप की कौन सी लहर तरल भाग में लुप्त हो जाती है, बताएं। तो भूकंप की जो लहर है वो एक प्रकार से जो यस लहरें होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, वो एक प्रकार से तरल, जहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल अवस्थाएं होती हैं वहाँ पर वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। इस आधार पर भूकंप के माध्यम से, भूकंपीय लहरों के माध्यम से हम भूकंप की लहरों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक प्रकार से पता लगाते हैं, उसके बारे में जानकारी पाते हैं, और आधुनिक स्रोत यही है, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा की पृथ्वी से कुल औसत दूरी कितनी है, बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा की कुल औसत दूरी बताएं। तो पृथ्वी से चंद्रमा की कुल औसत दूरी जो है लगभग 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था। अगला क्वेश्चन से, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा भाई। विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक स्रोत जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के हैं वो एक प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार और भूकंपीय लहरों के माध्यम से हम एक प्रकार से जानते हैं। तो ये सब प्राकृतिक साधन है, ठीक है। और अप्राकृतिक साधन कौन से थे, दाब, ताप और घनत्व। तीन तरीके से एक प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पता लगाते हैं। एक तो आपका प्राकृतिक साधन, दूसरे अप्राकृतिक साधन, और तीसरा होता है आपका जो पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति की जो सिद्धांत दिए गए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे चैम्बरलिन और मोल्टन का जो ग्रहाणु परिकल्पना था, उसने कहा कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस है। ऐसे सभी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया, ठीक है। और जो अप्राकृतिक साधन उसमें ताप, दाब, घनत्व, तो इसके अकॉर्डिंग पता लगाएगा कि पृथ्वी का आंतरिक पार्ट कैसा है। लेकिन ये सब इतना एग्जैक्ट नहीं था। जब आई एक प्रकार से आप मतलब प्राकृतिक स्रोत जो हैं, ज्वालामुखी उद्गार, चूंकि ज्वालामुखी से अंदर से चीज़ें निकल रही, तो ये अंदर तो इतना पता हुआ कि अंदर से ज्वालामुखी मैग्मा भरा हुआ है, अंदर दहकता हुआ लावा है, ठीक है। और भूकंप की लहरें जब एक प्रकार तरल अवस्था में आती है, सेकेंडरी वेव्स, तो लुप्त हो जाती है। तो जहाँ जहाँ सेकेंडरी किरणें, जो भूकंप की किरणें आती हैं, लहरें आती हैं, वो जहाँ जहाँ पर एक प्रकार से लुप्त होती हैं, वहाँ वहाँ पर हम पता लगा पाए कि वहाँ वहाँ उस एरिया में क्या है, उस एरिया में एक प्रकार से क्या है, वहाँ पर एक प्रकार तरल अवस्था में चीज़ें, और जहाँ पर वो आ रही हैं वहाँ पर क्या है, ठोस अवस्था में पृथ्वी है। तो इस सिस्मोग्राफ जो भूकंप का अध्ययन करता है, उसके माध्यम से हम चीज़ों को पता लगा पाए, और ये एक प्रकार से बड़ा ज़बरदस्त एक प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का प्राकृतिक स्रोत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना परत जो निफे है उसमें किन तत्वों की प्रधानता है। तो इसमें देखिए, निफे का मतलब क्या होता है, निकल और फेरस नहीं, नाइट्रोजन और फेरियम नहीं, नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं, निकल और फास्फोरस, ठीक है। क्या, निकल और फास्फोरस या जो है फेरस, क्लियर, सॉरी निकल और फास्फोरस कह रहे हो, निकल और फेरियम। फेरियम को एक प्रकार से मतलब कि निकल और मतलब फेरियम मतलब क्या होता है, जो आपका लोहा होता है उसी को फेरियम कहते हैं। तो निकल और फेरियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो प्रति ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में ये मापा जाता है क्या, जो है घनत्व को, डेंसिटी को। घनत्व मतलब कोई चीज़ कितनी घनी है। तो पृथ्वी का जो केंद्र वाला एरिया है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये वाला, यानी अगर इसको हम काटें, ठीक है, तो ये वाला भाग जो है ये एकदम से यहाँ पर, ये पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये कैसा है, एकदम से ठोस अवस्था में है। घनत्व इसका बहुत ज़्यादा है। घनत्व कितना है भैया, इसका घनत्व जो है लगभग और लगभग 13 से लेकर के 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर एक प्रकार से इसका घनत्व है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कई बार परीक्षा में आया है। अगला क्वेश्चन है, किस काल को उभयचरों का युग माना जाता है? उभयचरों का युग किस काल को मानते हैं भैया? कार्बोनिफोरस युग को उभयचर। उभयचर मतलब कि ऐसे प्राणी जो कि जल और थल दोनों में विचरण कर सकते थे, ठीक है, वो कार्बोनिफेरस युग में उनका उत्पत्ति हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। अगला प्रश्न, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है भैया? एडविन हब्बल नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने विस्तारित जो है ब्रह्मांड परिकल्पना सिद्धांत दिया है। ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी हो रहा है, ब्रह्मांड का विकास मतलब विस्तार आज भी हो रहा है, ठीक है, चूँकि लगातार गैलेक्सियाँ एक दूसरे से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे तो हमको पता नहीं चलता, चूँकि एक प्रकार से हम लोग छोटी सी मतलब पूरे ब्रह्मांड के एक छोटे से पहलू पर रह रहे हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति किस युग की चट्टानों के द्वारा प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म जो मिलते हैं हमको, वो मिलते हैं कहाँ से भैया? कैम्ब्रियन शक की जो अवसादी चट्टानें हैं उनसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। मानव जाति का विकास क्रम है। देखिए मानव जाति का विकास कैसे हुआ है? तो मानव जाति का विकास जो हुआ है, पहले कौन से जीव का विकास हुआ? पहले जलीय जीवों का विकास हुआ, यानी कि मछली का विकास हुआ, फिर उभयचरों का विकास हुआ, फिर सरीसृप का विकास हुआ, फिर मानव का विकास हुआ, यानी सांप वगैरह कैटेगरी की उभयचरों के बाद में आए, मेढक वगैरह इससे पहले आए। मछली का विकास सबसे पहले होगा, फिर उभयचर प्राणियों का, फिर सरीसृप का, और उसके बाद में फिर मानव वगैरह का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये क्लियर इसका ठीक है विकास क्रम। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी पठारी भाग पर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा का जमाव हुआ, किस युग में हुआ? प्रश्न पूछा गया है। तो युग था भैया, कौन सा युग था? क्रिटेशियस युग। कौन सा युग भैया? क्रिटेशियस जो है शक जो था, इसी में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे चीज़ों को। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चलें आगे देखने का प्रयास करते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई, फटाफट से। मैं वीडियो को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, चीज़ों को आपको समझाते हुए भी आगे बढ़ना है, चूँकि ना इस वजह से थोड़ा टाइम जरूर आपका लगेगा। लेकिन आपको एक ही वीडियो के माध्यम से लगभग 100-150 क्वेश्चंस को आपको समझा दूं या 200 क्वेश्चन को समझा दूं। आप इसमें सोच रहे केवल 100 क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, बीच बीच में मैं जो डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उसका भी एक प्रकार से अलग बेनिफिट से अलग प्रभाव पड़ेगा आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी गई भैया, जो है ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, 10,000 धुआरे की घाटी कहाँ पर है? प्रश्न पूछा गया था, तो अलास्का में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो है जापान द्वीप समूह में पाए जाते हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को जो है कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखें, परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया है। तो इसको भी मैं अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों को रखूँगा, परेशान ना हो आप। चले, प्रश्न आ चुका है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर पूछे तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में नाम आएगा हिमालय श्रेणी का, ठीक है। हिमालय सबसे ऊंची है, लंबी नहीं है, ठीक है। सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि एक वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अमेरिका में है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्लियर? आगे देखेंगे, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट चोटी है, 8,848 मीटर ऊंचाई है, और वो कहाँ पर है? नेपाल में है, भारत में नहीं है। ये ना सोचो कि भारत में है, नेपाल में है। नेपाल में ही एक प्रकार से माउंट एवरेस्ट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और नेपाल में उसको क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे, उसको क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को। क्लियर? और इसके बाद में भारत की सबसे ऊँची चोटी पूछेगा तो क्या बताओगे? दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है महोदय, उसका नाम है K2। क्या नाम है? K2 गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 इसलिए चूंकि K2 पाकिस्तान मतलब कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है, POK में, जो एरिया इस समय पाकिस्तान के अंडर में है, वहाँ पर जाकर के POK वाली चोटी मतलब कि POK वाले एरिया में चोटी पड़ती है K2 गार्डविन ऑस्टिन। लेकिन उसको अगर प्रश्न पूछेगा, चूँकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज भी हमारा हिस्सा है और उसको हम अपना मानते हैं, इस वजह से भारत की पूछे चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप K2 लगाएंगे, ठीक है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। अगर आपसे पूछे भारत में अवस्थित, अगर ऐसा पूछ ले कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप बताओगे क्या? तब आप बताना कौन सी चोटी बताओगे? तब आप बताओगे कौन सी चोटी भैया? तब आप बताओगे कंचनजंगा। कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है, ये बात ध्यान। अब आप कहो गुरुजी पर्वतवा हिमालय पर्वत नेपालों में, आप बता रहे हो पाकिस्तानों में चला गया। देखिए नेपाल पर्वतवा पाकिस्तानों में भी है, ठीक है, पाकिस्तान में पर्वत की श्रृंखलाएं बहुत सारी हैं, वो हिमालय का ही भाग है।
हिमालय मतलब पर्वत श्रृंखला एक लंबी श्रृंखला होती है, कई चोटियाँ उसमें शामिल होती हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो चोटियाँ होती हैं, एक चोटी से लंबी चोटी, जैसे आप जम्मू कश्मीर के हो त्रिकुटा पर्वत आप देखें तो एक चोटी है, ऐसे उसका से छोटी से छोटी मतलब कि बनी रहती है ऊंची ऊंची चोटियाँ, तो चोटी एक एक वो होती हैं, कई चोटियों के मिलने से एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन अल्पाइन पर्वत नहीं है इनमें से? अल्पाइन पर्वत कौन सा नहीं भैया? अल्पाइन पर्वत जो है अपलेशियन पर्वत जो है ये अल्पाइन पर्वत नहीं है। बाकी हिमालय, एंडीज और रॉकीज ये अल्पाइन पर्वत में आते हैं। सॉरी अपलेस मतलब किस में आते हैं? अल्पाइन पर्वत, बिल्कुल। वलित पर्वत भी हिमालय, एंडीज और रॉकीज हैं। भूसन्नति यानी जियोसिंक्लाइन क्या है? तो जियोसिंक्लाइन क्या होता है भैया? उथला हुआ एक प्रकार से भाग होता है, सकरा जलीय भाग, जिसकी तलछट में अवसाद यानी कि कूड़ा कचरा का जमाव होता है और धंस जाता है। बेसिकली भूसन्नति ऐसे होती है, यहाँ से पानी, यहाँ से मलबा मतलब कि नदियाँ बहकर के आ रही हैं, समुद्र में गिर रही हैं, ये गड्ढा बनता चला जाता है और बहुत पतला और सकरा एक प्रकार से गड्ढा होता चला जाता है। यहाँ पर मलबा जो नदियों के द्वारा है बहता रहता है और भरता रहता है, इस पर प्रेशर पड़ता है, नीचे की ओर धंसाव होता है। इससे क्या होता है, जब ये धंसता है तो यहाँ पर प्रेशर बिल्ड होता है, इस तरीके से प्रेशर बिल्ड होता है। तो यहाँ से एक प्रकार से ये चीज़ें मुड़ करके आपस में ही जा करके टकरा जाते हैं दोनों स्थलखंड। इससे बीच का जो मलबा होता है ये ऊपर की ओर भागता है, और जब मलबा ऊपर निकलता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है? पर्वत श्रृंखलाएं बहुत सारी बन जाती हैं। क्रोबर नाम के एक विद्वान थे, इन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया, और क्रोबर के भूसन्नति सिद्धांत के द्वारा पर्वत निर्माण की भी व्याख्या हो जाती है। वो कहते हैं कि जो इसमें भूसन्नति में जो गड्ढे में तमाम मलबा नदियों के द्वारा बहा करके लाया गया, धंसा गया, वो मलबा इकट्ठा था, इससे यहाँ पर प्रेशर बिल्ड हुआ, यहाँ पर जो है दबाव बढ़ता गया। जब दबाव नीचे बढ़ता गया तो यहाँ से क्या हुआ, ये एक प्रकार से यहाँ पर खिंचाव उत्पन्न हुआ, इस तरीके से इधर के अब इधर बल इधर आया, इस तरीके दोनों का आपस में टकराव हुआ। जैसे कि अब कभी एक तार पर आप कपड़ा फैलाएं तो बीच में कपड़ा फैलाएंगी, ठीक है, फैलाएंगे तो किनारे वाला भाग आप देखते उठ जाता है, नीचे वाला भाग धंसेगा तो किनारे वाला भाग पर तनाव उत्पन्न होगा और उठेगा, ठीक है। जब आप कपड़ा फैलाएंगे तो क्या होगा, पहले सीधा तार है, अब जब कपड़ा आप फैला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तरवा इसे उठता चला जाएगा ये वाला, और जाकर एक ग्राम से टकराएगा। कैसे टकराएगा? ग्राम से टकराएगा। और जब ये टकरा जाएगा भैया ना, तो जो बीचवा का मलबा वलबा सब भरा रहा था उसमें नदियों के द्वारा बहा करके, जो अवसाद माने होता है मलबा कूड़ा कबाड़ जो नदी के द्वारा अपने साथ बहा करके ला रही है, ठीक है, तो वही एक प्रकार से वही मलबा ऊपर निकला खूब तेज से, और वही मलबा एक प्रकार से ऐसे ऐसे चोटी घाटी बनता चला गया। तो ये क्या हो गया? वलित पर्वत मतलब कि एक चोटी एक घाटी, एक चोटी एक घाटी, इस तरीके से वलन इसी को कहते हैं। वलन क्या कहते हैं? ये यही वलन है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सा अल्पाइन पर्वत नहीं है? अपलेशियन नहीं है। भूसन्नति क्या है? तो उथले सकरे जलीय भाग, जिसकी तलछट में अवसादों का जमाव और धसाव बना रहता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पर्वत निर्माण के लिए भूसन्नति का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो पर्वत निर्माण के लिए भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया भैया? क्रोबर महोदय ने दिया है। किसने दिया है? क्रोबर महोदय ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? वेगनर ने दिया है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है भूसन्नति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो भूसन्नति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया है भैया? बिल्कुल डाना महोदय ने। किसने किया है? डाना नाम के एक विद्वान है, इन्होंने भूसन्नति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न खूब पूछे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संवहन तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बताएं। संवहन तरंग का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो संवहन तरंग का सिद्धांत जो है वो होम्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? होम्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भूसंतुलन किस भाषा का शब्द है? तो भूसंतुलन जो शब्द है, जियोसिंक्लाइन जो शब्द है, सॉरी आइसोस्टेसी जो शब्द है, भूसंतुलन क्या होता है मैंने आपको समझाया है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी घाटियाँ, पर्वत, महासागर, ये सब आपस में तालमेल बैठा करके रहते हैं, यही भूसंतुलन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूसंतुलन आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो सबसे पहले किसने किया था भैया? C.E. डटन महोदय ने किया था। किसने किया था? डटन महोदय ने, C.E. डटन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समान घनत्व और विभिन्न गहराई किसका मत होता है? समान घनत्व और विभिन्न गहराई ये किसका मत है? समान गहराई और विभिन्न घनत्व ये एक प्रकार से प्राट महोदय का मत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। समान गहराई और विभिन्न घनत्व किसका मत है? समान गहराई और विभिन्न मत ये एक प्रकार से किसने कहा था? ये किसने कहा था? सॉरी, समान घनत्व और विभिन्न गहराई की बात कौन करते हैं? एरी महोदय करते हैं। एक मिनट, ठीक है। एरी महोदय क्या कहते हैं? समान घनत्व और विभिन्न गहराई, एरी, और समान गहराई और विभिन्न घनत्व कहते हैं जो है प्राट महोदय, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इन दोनों प्रश्नों को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आप भ्रमित हो सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए।
चले भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, नहीं तो एक प्रकार से चीज़ें आपकी मतलब कि बहुत लंबा समय लग जाएगा। बाकी मैं और भी चीज़ों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टानें यानी ऐसी चट्टानें जो कि अपना रूप अंतरण कर लेती हैं, रूप बदल लेती हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं। बाकी क्वार्टजाइट, संगमरमर और स्लेट, ये सब चट्टानें जो हैं ये रूपांतरित हैं, ये सब बदली हुई हैं। क्वार्टजाइट कायांतरित मतलब कि अपनी काया, अपनी शरीर को बदलने वाली या रूपांतरित चट्टानें वो होता है। क्वार्टजाइट क्या होता है? क्वार्टजाइट जो होता है वो एक प्रकार से बलुआ पत्थर से कायांतरित होता है। बलुआ पत्थर से क्या बनता है? क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानें बनती है। बलुआ पत्थर बदलता है किसमें? बलुआ पत्थर जो होता है किसमें बदलता है भैया? बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदलता है। अभी मैंने बताया आपको। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है। रासायनिक विधि से निर्मित जो एक प्रकार से अवसादी चट्टान है वो कौन सी है? जिप्सम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से ग्रेफाइट का रूपांतरण किस चट्टान से होता है? तो ग्रेफाइट का रूपांतरण जो होता है वो कोयला से होता है। कोयला से बनता है क्या? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन से अभ्रक किस चट्टान का रूपांतरण है? तो अभ्रक जो होता है किससे बनता है भैया? अभ्रक जो होता है वो सैल से बनता है। किससे बनता है? सैल से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। संगमरमर किस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है? संगमरमर जो होता है ये एक प्रकार से संपर्कीय परिवर्तन का प्रकार है। अगला प्रश्न, धरातल के अंदर पाताल भाग में निर्मित विशाल गुंबदाकार चट्टान को क्या कहते हैं? तो धरातल के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो पाताल भाग में जो विशाल गुंबदाकार चट्टान होती हैं उनको बैथोलित कहते हैं। जो किससे बनते हैं? बैथोलित किसके द्वारा बनते हैं? ज्वालामुखीता की क्रिया के द्वारा बनते हैं, पृथ्वी के अंदर ही बन जाते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक 75% किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में लगभग आपकी अवसादी चट्टानें ही मिलेंगी। ठीक है, जो अवसाद हैं, मलबे हैं, उन्हीं की वजह से बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में अधिकांशतः कौन सी चट्टान ज़्यादा पाई जाती है, बाहुल्य है? तो आग्नेय चट्टानें जो हैं वो भारतीय प्रायद्वीप में। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वह एरिया होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। इधर आप देखेंगे अरब सागर आपका पड़ेगा, ठीक है, अरब सागर इधर पड़ेगा भारत के, ठीक है, और इधर पड़ेगी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, क्या पड़ेगा आपका? बंगाल की खाड़ी पड़ेगी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी पड़ेगी इधर। तो ये एक प्रकार से इधर भी जल भरा है, इधर भी जल भरा है, इधर आपका हिंद महासागर पड़ता है नीचे, ठीक है, हिंद महासागर। तो भारत का वह एरिया जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है वही प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, यानी दक्षिण भारत ही प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप 3 तरफ से जल से घिरा होता है, द्वीप चारों तरफ से जल से घिरे हुए होते हैं, और महाद्वीप जो होते हैं वो एक प्रकार से बहुत बड़ा भूखंड होता है और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, ठीक है, उसको महाद्वीप बोलते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सी चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर मात्रा में। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान है भैया? परतदार चट्टान जो है खड़िया मिट्टी, आप नाम सुनते तो खड़िया जो है ये परतदार चट्टान है। चूना पत्थर एक है। चूना पत्थर क्या है भैया? चूना पत्थर जो है अवसादी शैल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है भाई। प्रश्न आ चुका मतलब कि होरोस्ट पर्वत, हॉर्स्ट पर्वत जो होता है वो एक प्रकार से उदाहरण है किसका? हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए, जो बासजस पर्वत श्रृंखला है ये हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, नवीन मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत मतलब बोलित पर्वत कौन सा है? तो नवीन मोड़दार पर्वत जो है वो एक प्रकार से कौन से पर्वत है? हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है, ठीक है, अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक मानी जाती है। अवनति और अभिनति का निर्माण होता है। अवनति और अभिनति, अवनति मतलब क्या होता है? अवनति अभिनति, अवनति अभिनति यानी चोटी घाटी यही होता है, ठीक है। इस किसके द्वारा होता है? वलन में होता है, वलन की प्रक्रिया से होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भ्रंशन माने दरार, वलन माने उछाव और खलाव, ठीक है। जब दो चट्टानें एक दूसरे से समानांतर गति करती हैं तो किस भ्रंश का निर्माण होता है, किस दरार का निर्माण होता है? जो दो चट्टानें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं तो इस प्रकार के भ्रंश को रूपांतरण भ्रंश के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बी भ्रंश घाटी किसके परिणाम स्वरूप बनती है? तो बी भ्रंश घाटी जो होती है भ्रंशन क्रिया के द्वारा बनती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वलन का ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? वलन मतलब कि ये जो भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है, और ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला, दोनों पूछा। तो वलन का ऊंचा हुआ भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? वलन का ऊंचा उठा हुआ भाग जो होता है इसको अपनति कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपनति बोलते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको अभिनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिनति। क्या बोलते हैं? अभिनति बोलते हैं। क्लियर, यानी घाटी जो होती है अभिनति होती है, चोटी जो है अपनति होती है। और यही प्रक्रिया हमेशा ये आपका अपनति, ये अभिनति, ये अपनति, ये अभिनति, इस तरीके से होता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे।
वलन का ऊंचा उठा हुआ भाग क्या होता है? अपनति होता है। और अपनति किसका परिणाम है? तो एक प्रकार से वलन के द्वारा अपनति और अभिनति बनते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। भूपटल को प्रभावित करने वाले आकस्मिक बलों में से कौन शामिल है? तो भूपटल को प्रभावित करने वाले जो आकस्मिक बल हैं, इसमें एक प्रकार से आपका भूकंप, ठीक है, भूस्खलन और ज्वालामुखी तीनों शामिल हैं। यानी कि जो है अर्थक्वेक, ठीक है, लैंडस्केप और आपका मतलब कि जो है ज्वालामुखी वोल्केनोज, ये सब शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। प्रबल भ्रंशन क्रिया के द्वारा यानी बहुत तीव्र गति से द्वारा तलीय मतलब निर्मित तलीय किनारे को क्या कहते हैं? तो जब भ्रंशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, उससे क्या बनता है? गिर पदपीय कगार का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। भ्रंश तल के सहारे शैल परतों यानी कि जो पर्वत की परतें होती हैं होने वाले लंबवत विस्थापन को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? तो जो भ्रंश के सहारे शैल पर्वतों में होने वाले जो लंबवत विस्थापन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? थ्रो बोलते हैं, यानी छेपण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी घाटी जो है वो एक प्रकार से अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है वो है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी ये सबसे बड़ी एक प्रकार से भ्रंश घाटी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, चले भाई, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रत्येक डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रत्येक डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? डेल्टा क्या होता है? नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं डेल्टा। ठीक है, जब नदियाँ अपने मुहाने पर होती हैं तो उनका वेग कम हो जाता है, तो नदियाँ अपने साथ जो बहाने वाले कूड़े कबाड़ होते हैं जो अपने साथ बहा करके ले जाती हैं उनका वो निक्षेपण कर देती, छोड़ देती हैं। वही निक्षेपण के द्वारा क्या होता है? वो एरिया एक प्रकार से सूख जाता है और नदियाँ पतली पतली धाराओं में बट जाती हैं, तो डेल्टा का निर्माण होता है। प्रत्येक डेल्टा जो है वो हांगहो नदी का उदाहरण है। हांगहो नदी में प्रत्येक प्रकार के डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, नदी की युवावस्था में बनने वाली स्थलाकृति है। नदी की युवावस्था में कौन सी स्थलाकृति बनती है भैया? गार्ज स्थलाकृति जो है नदी की युवावस्था में, जब ये नदियाँ युवावस्था में होती है तो गार्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। विश्व में सबसे बड़ी ग्रांड कैनियन है। सबसे बड़ी ग्रांड कैनियन कहाँ पर है भाई? तो वो है एक प्रकार से कोलोराडो नदी में सबसे बड़ी ग्रांड कैनियन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ज्वार नदमुखी डेल्टा का उदाहरण है। ज्वार नदमुखी डेल्टा जो है वो गोदावरी नदी में एक प्रकार से आपको मिलेगा। गोदावरी नदी जो है बनाती है, दक्षिण भारत में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें बरखान का निर्माण होता है? बताएं। बरखान एक मतलब कि वो होता है, ठीक है, स्थलाकृति। तो इसका निर्माण एक प्रकार से कैसे होता है, मतलब कब होता है? तो शुष्क प्रदेशों में बरखान का निर्माण होता है। किस प्रदेशों में? यानी ठंडे एरिया में। अगला प्रश्न, छत्रक की रचना किसके द्वारा होती है? छत्रक भी एक स्थलाकृति है। इसका निर्माण जो होता है वो हवा के द्वारा होता है, पवनों के द्वारा होता है। बालू का स्तूप किसके द्वारा बनता है? तो बालू का स्तूप जो होता है ये भी पवन के द्वारा ही बनता है। हवाएं जब चलती हैं और उन्हीं हवाओं के द्वारा एक प्रकार से जब बालू उड़ा करके और एक स्थान पर छोड़ दिया जाता है तो वही एक प्रकार से बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। फियोर्ड कहाँ नहीं पाए जाते? बताएं, फियोर्ड कहाँ नहीं पाए जाते हैं? फटाफट से आप बताएंगे। फियोर्ड किस देश में नहीं पाए जाते हैं? तो फियोर्ड चिली देश में नहीं पाए जाते। चिली जो है ये अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वायु की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है? बताएं, वायु की निक्षेपणात्मक जो है स्थलाकृति कौन सी है? बरखान जो है वो है। ठीक है, यानी कि वायु जो है कोई चीज़ अपने द्वारा उड़ा करके ले जाती है और जहाँ पर छोड़ देती है उसी को निक्षेपण कहते हैं। तो वायु के किसी चीज़ को उड़ा करके ले जा रही है, वो कहीं पर छोड़ देती है तो उससे क्या बनता है? बरखान बनता है, बालू का स्तूप बनता है, ऐसे कई स्थलाकृतियाँ बनती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यारडंग का संबंध निम्नलिखित में से अपर्दन से है। किस अपर्दन की अभिकर्ता से है? तो यारडंग का संबंध जो होता है वो पवन से, यानी पवन के द्वारा ही, हवा के द्वारा ही यारडंग का भी निर्माण होता है। अवक्षेप मैदान यानी कि जिसको आउट वाश प्लेन कहते हैं, उसका संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपर्दन से है? तो किस प्रकार के अपर्दन से भैया? ठीक है, ये बताएं।
तो ये हिमानी के अपर्दन से है, यानी कि जब हिमानियाँ अपर्दन करती हैं, ग्लेशियर जब एक प्रकार से पिघलते हैं, उस द्वारा अवक्षेप मैदान का निर्माण होता है। इंसेलबर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस अपर्दनों में से है? इंसेलबर्ग किससे बनता है? तो ये भी एक प्रकार से हवाओं के द्वारा इंसेलबर्ग का निर्माण होता है। अपर्दन माने होता है किसी वस्तु को एक प्रकार से हवा के द्वारा उड़ा करके ले जाना या जल के द्वारा बहा करके ले जाना, ये एक प्रकार से अपर्दन कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको समझा रखा है। अपर्दन को अंग्रेजी में इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज़ों को आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी और जाहिर सी बात है आपके लिए बड़ी मेहनत कर किया हूँ मैंने। ठीक है, सूर्य तप क्या है? आइसोलेशन जिसको बोलते हैं। सूर्य तप क्या होता है भैया? सूर्य तप की अगर बात की जाए तो सूर्य की किरणों का जो तिरछापन होता है वो भी होता है, सौर विकिरण की अवधि तथा सौर कलंक और पृथ्वी से सूर्य की दूरी, इसमें एक प्रकार से सूर्य तप सब में शामिल है। नहीं उपयुक्त तो सभी लगा दीजिएगा, इसके कारक ये सब है। प्रश्न अब सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये सभी कारक जो है सूर्य को मतलब कि सूर्य तप को यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो गर्मी होती है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सौर विकिरण का कितना हिस्सा पहुंच पाता है? तो 2 अरबवां हिस्सा पृथ्वी पर पहुंच पाता है, बाकी नहीं पहुंच पाता। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य तप को प्रवर्तित करता है? सूर्य तप मतलब सूर्य की जो उष्मा होती, किरणें होती, उसी को सूर्य तप कहते हैं। तो सूर्य आतप की बात की जाए तो कौन सी चीज़ें जो है वो अधिक सूर्य तप को परिवर्तित करती है, वापस भेज देती है? तो नवपात जो एक प्रकार से हिम होते हैं उनसे आच्छादित भूमि जो होती है, मतलब कि जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। नई बर्फबारी हुई है वहाँ उस एरिया में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते कहाँ पर? तो सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान आपको पृथ्वी पर कहाँ पर मिलेंगे भैया? तो मिलेंगे आपको 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास सबसे ज़्यादा एक प्रकार से तापमान अंकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती, क्यों? साफ रात जो होती ठंडी रहती है, अगर बादल रहते हैं उसमें ठंडापन थोड़ा कम रहता है, बादल की रात में थोड़ा ठंडापन कम रहता है। तो जो साफ रातें होती मेघीय रातों से, मेघीय मतलब कि जो बादल युक्त रातें होती हैं उनसे एक प्रकार से ठंडी रहती हैं। और किस वजह से? जो कि विकिरण के कारण से। किसके वजह से? विकिरण की वजह से। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, तापमान प्रतिलोमन के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हैं? तापमान प्रतिलोमन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, चूँकि यहाँ पर हैं लिखा हुआ है और ऑप्शन में आपका डी दिया हुआ है उपयुक्त तो सभी, तो हमेशा करेक्ट आंसर यही होता है। जब भी आपको यहाँ पर हैं दिया हो और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन डी वाला उपयुक्त तो सभी दिया हो, तो हमेशा डी ऑप्शन ही राइट आंसर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तापमान प्रतिलोमन के लिए स्वच्छ आकाश का होना, हिमाच्छादित धरातल का होना और शुष्क और शांत वायु का होना जरूरी है। डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है भैया, मुक्ताभ मेघ यानी मदर ऑफ पेरियल क्लाउड्स का निर्माण होता है किससे? मुक्ताभ मेघ जो होते हैं किसके द्वारा बनते हैं? मुक्ताभ मेघ का निर्माण जो होता है समताप मंडल में होता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें एक प्रकार से समताप मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब पृथ्वी के मंडल हैं, यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन से, वायुमंडल का कौन सा मंडल डी, ई, एफ और जी परत में बटा हुआ है? तो वायुमंडल का जो एक प्रकार से कौन सा मंडल है भैया? आयन मंडल या तापमान मंडल जो है वो डी, ई, एफ इन सभी बटा हुआ है। परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, ओजोन के लिए हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत है। तो ओजोन के लिए ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ठीक है, O3 इसका सूत्र होता है। क्लियर? ओजोन का ये बात ध्यान रखेंगे। तो ओजोन के लिए हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो गैस होती कहाँ से निकलती है? देखिए कहाँ से निकलती, विमान से भी निकलती, वातानुकूलित यानी कि AC वगैरह से, रेफ्रिजरेटर से, सबसे निकलती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन गैस जो होती है ओजोन परत का निर्माण करती है। ओजोन परत एक प्रकार से ओजोन गैस की एक मोटी लेयर है जो कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करती है। अगर वो किरणें हम तक पहुंच जाएं तो हमारे शरीर पर क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा, यानी चमड़े का कैंसर हो जाएगा, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ होंगी और मनुष्य एक प्रकार से उसके लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ओजोन परत की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ओजोन परत की खोज किसने की थी भैया? जी फोरमैन महोदय ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है महोदय,
ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहेंगे। चले, प्रश्न निम्नलिखित में से लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, बताएं। निम्नलिखित में से लवणता की मात्रा कहाँ पर, बाल्टिक सागर में, श्याम सागर में, मृत सागर में या लाल सागर में, कहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाएगी, बताएं। और भी क्वेश्चन अभी मैंने हवाओं को लेकर के प्रश्न ही नहीं रखा है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है। ये प्रश्न पर कई बार पूछा गया था। ये प्रश्न जल्दी मैं आपको लगाऊंगा, जल्दी आपके समक्ष ये प्रश्न आएगा, ठीक है। चले, लवणता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है भाई, सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है मृत सागर में। इनमें से किसमें, मृत सागर में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। इनमें से निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से बताएं, सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से। देखें, ब्राज़ील धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती, ठीक है। हम्बोल्ट धारा जो है उत्तरी प्रशांत में बहती है, नहीं बहती है, तो ये गलत हो गया। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक सागर, ठीक है। हिंद महासागर में अगुलहास, ठीक है। ये तीनों ठीक हैं आपके, ये भी वाला गलत है। आपसे पूछा कौन सी मतलब कि सुमेलित नहीं है, तो बी वाला सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से शीत समुद्री धारा है, शीत समुद्री धारा इनमें से कौन सी, फटाफट से आप बताएंगे। शीत समुद्री धारा इनमें से कौन सी है, तो हम्बोल्ट धारा जो है वो शीत समुद्री धारा है, ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन से, एशिया का उत्तरी अमेरिका को कौन जलडमरू मध्य अलग करता है। जलडमरू मध्य वह होता है जो दो देशों को या दो द्वीपों को अलग करता है, ठीक है। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, तो कौन सा करता है भैया, बेरिंग जलडमरू मध्य जो होता है वो एक प्रकार से अलग करता है एशिया को उत्तरी अमेरिका से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है भाई, गल्फ स्ट्रीम जो है क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। गल्फ स्ट्रीम जो है एक महासागरीय धारा है, एक महासागरीय जलधारा है ये गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है, बताएं। ग्रेट साल्ट झील जो है वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, इनमें से सबसे गहरा सागर कौन सा है, बताएं। सबसे गहरा सागर इनमें से कौन सा है, दक्षिण चीन सागर इनमें से सबसे गहरा सागर है। और सबसे गहरा गर्त कौन सी है, सबसे गहरा गर्त है भैया कौन सा, प्रशांत महासागर में है, उसका नाम है मेरियाना गर्त। क्या नाम है, मेरियाना गर्त। कई बार परीक्षा में पूछा गया, कितनी गहराई है, 11,033 मीटर, ठीक है, गहरा गड्ढा। इसी को एक प्रकार से ये कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर में है। क्लियर, आगे देखेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग, फटाफट से आप बताएंगे। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा, गहरे सागरीय मैदान जो होते हैं वही महासागरीय नितल के सबसे गहरे भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे विस्तृत भाग पूछा गया, सबसे गहरा भाग महासागरीय गर्त होगा। सबसे लंबा भाग मतलब जो गहरे मैदान होते हैं वो सबसे एक प्रकार से बड़े होते, सबसे बेहतर मतलब कि सबसे बड़ा भाग होता है। आंतरिक सागर इनमें से कौन सा है, आंतरिक सागर कौन सा है, कैस्पियन सागर एक आंतरिक सागर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है, सारगैसो समुद्र की क्या विशेषता है भाई, सारगैसो समुद्र की क्या विशेषता है, बताएं, फटाफट से बताएंगे। सारगैसो समुद्र की विशेषता है कि ये समुद्री वनस्पतियाँ इनमें बहुत अच्छी अच्छी पाई जाती है, विशिष्ट सामुद्रिक वनस्पतियों की वजह से फेमस है सारगैसो सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, तो वो कौन सा है, मेरियाना या चैलेंजर गर्त, ठीक है। चैलेंजर या मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है। ये बात ध्यान, गहराई भी पूछी गई है तो 11,033 मीटर गहरा है, लगभग 11 किलोमीटर गहराई पर है, ठीक है। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। जीवमंडल शब्द का व्यापक प्रयोग किसने किया, सबसे पहले तो जीवमंडल का सबसे व्यापक प्रयोग जो है शब्द का किसने किया है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, बताइएगा भाई। चले, जैवमंडल का शब्द का प्रयोग व्यापक प्रयोग किसने किया सबसे पहले, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, वर्नाडस्की इन्होंने किया है। किसने, वर्नाडस्की महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर बोलते हैं जैवमंडल को। जैवमंडल में एक प्रकार से स्थल मंडल,
वायुमंडल और जलमंडल तीनों शामिल हो जाते हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो जैवमंडल के संघटक तत्व कौन से हैं? जैविक संगठक, ऊर्जा संगठक और अजैविक संगठक, ये तीनों संगठक जैवमंडल में आते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे उपरोक्त सभी। क्लियर, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और ध्यान रखेंगे, ऐसे छात्र छात्राएं जो कि एक प्रकार से कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस वीडियो की या ऐसे ही जो और भी क्लास होगी उनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं अगर, तो आपको करना कुछ नहीं भैया, आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के कोर्स एक प्रकार से करवा दिए जाएंगे, जिसमें ये जो अभी तक मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं या आगे मैं और भी मैराथन क्लास लगाऊंगा, 300-300 क्वेश्चन, 500-500 क्वेश्चन की क्लास होगी, 200-200 क्वेश्चन आएंगे, उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी बहुत ही खलास और बहुत धमाके के साथ हो रही है, और लिखित की भी। तो फटाफट से आपको PDF के साथ अगर पढ़ना है तो आप तुरंत SMS करें 91 61 93 60 62, ठीक है। ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आपको क्वेश्चन पेपर जो आपकी की बार विभिन्न विश्वविद्यालय के पेपर होंगे उनके भी सॉल्व क्वेश्चन और उनकी PDF आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे। 91 61 93 60 62 ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर SMS करना है। मात्र 100 रुपीज़ में आपका केवल जियोग्राफी का ही नहीं बल्कि आपका जो भी सब्जेक्ट होगा सभी की तैयारी जो सा है, सभी की तैयारी कितने रुपये में होगी? मात्र 100 रुपीज़ में होगी। और बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी 1 महीने की फीस आप बता रहे हो 100 रुपये या हर महीने लेंगे। देखें, ये आपकी बार आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो पूरा आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो होगा वो एक प्रकार से मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में ही पढ़ाया जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे विथ आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी एक प्रकार से जो को करिकुलर कोर्स आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र जिसको पढ़ना अनिवार्य है, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है, इसकी भी तैयारी, इसकी भी PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र और मात्र केवल 100 रुपीज़ में ही सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। तो फटाफट से देर ना करें, ज्वाइन कर ले भाई। फटाफट से आप WhatsApp पर SMS करें तुरंत 91 193 60 62 पर, क्या अपना नाम लिख दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, और अपने आपका क्या क्या सब्जेक्ट है इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप जो है बोल दीजिएगा हमको गुरुजी कोर्स लेना है, या इतना लग के भेज देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है आपका, ठीक है। तो आपको एक प्रकार से आपके पास एक स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना होगा। अगर आप गूगल पे फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, नहीं चलाती हैं, आपके घर में कोई चलाता है उनसे आप भिजवा दीजिएगा, या घर में भी कोई नहीं चलाता आरी पड़ोस में या दुकान पर चले जाइएगा, किसी साइबर कैफे से करवा देंगे तो वो भी एक प्रकार से कर देगा। उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, तो मैं आपको ऐड करवा दूंगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे चीज़ों को, या जिस नाम से आपने भेजा वो नाम बताइएगा तो भी आपको ऐड करवा देंगे। वैसे स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें आपकी करवाई जाएंगी। आगे देखेंगे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तो इन सभी की PDF आपको मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव की भी और लिखित की भी, सब की PDF आपको मिलेगी मात्र और मात्र 100 रुपये में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जैवमंडल के अंतर्गत हरे पौधे, नीले हरे शैवाल और लाइकेन किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं भैया? तो ये सब आते हैं प्राथमिक उत्पादक हैं ये सब, ठीक है। ये सब अपना भोजन एक प्रकार से स्वयं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर ऊर्जा सर्वप्रथम स्रोत, मतलब ऊर्जा का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, बिल्कुल सूर्य ऊर्जा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका, खरगोश, गिलहरी, बकरी और चूहा किस प्रकार के उपभोक्ता है? खरगोश, गिलहरी, बकरी और चूहा जो होते हैं ये सब किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? ये सब एक प्रकार से कैसे उपभोक्ता हैं भैया? प्राथमिक उपभोक्ता हैं। खरगोश घास खाता है, यानी कि ऐसे उपभोक्ता जो कि एक प्रकार से पादपों पर निर्भर करते हैं या उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि बकरी केवल घास खाती है, ठीक है, तो मतलब कि घास क्या है? घास आपका प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है। तो घास आपका क्या उत्पादक है? उत्पादक को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है किसको खाता है? घास को खाता है, यानी बकरी घास हो गई, ठीक है। बकरी को कौन खाएगा? बकरी को बाघ खा लिया, बाघ क्या हो गया? आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, ठीक है। या बकरी को मनुष्य ने खा लिया काट करके और मनुष्य को बाघ ने खा लिया, तो मनुष्य आपका द्वितीयक उपभोक्ता और आपका बाघ तृतीयक उपभोक्ता में चला जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा भाई? तृतीयक उपभोक्ता में आपके आएंगे जैसे मनुष्य हो गए तृतीयक उपभोक्ता में शामिल, चूँकि मनुष्य जो है बकरी को भी खा लेता है और मतलब बड़े बड़े जानवरों को भी खा लेता है, यानी सर्वाहारी है। बाज, ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी चिड़ियाँ जो होती हैं वो कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, कीड़े मकोड़े वनस्पतियों को खाते हैं। तो कीड़े मकोड़े किसको खाते हैं? वनस्पतियों को खाते हैं, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े कौन हो गए? देखें, ये मान लेते हैं घास है, ठीक है, घास, घास, ठीक है। घास को कौन खाएगा? कोई कीड़ा है वो घास को खा रहा है, ठीक है। कीड़ा घास को खा रहा है। कीड़े को कौन खाएगा? चिड़िया खाएगी, ठीक है। क्या खाएगी? कीड़े को कौन खाएगा? चिड़िया खाएगी। चिड़िया को कौन खाएगा? बाज खाएगा, ठीक है। आप समझ लो चीज़ों को। घास क्या है? ये उत्पादक है। क्या है? ये उत्पादन करता है। किसका? उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, ठीक है। कीड़ा क्या है? कीड़ा आपका प्राथमिक मतलब उपभोक्ता है। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है।
उपभोक्ता। ये कौन सी चिड़िया क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। और आपका बाज क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है, उपभोक्ता, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, तृतीयक उपभोक्ता ये है, सेकेंडरी उपभोक्ता ये है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कीड़ा इस तरीके से, घास क्या उत्पादक है, कीड़ा क्या है आपका प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, यानी चूंकि कीड़ा घास को खा रहा है, कीड़े को कौन खाएगा? चिड़िया खाती है, चिड़िया को कौन खाता है? बाज खा लेता है, ठीक है। तो बाज आपका तृतीयक उपभोक्ता हो गया। मनुष्य भी ऐसे ही है, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे मेढक आप देख लेंगे, देखें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घास को होते हैं, मेढक, फिर मेढक को सांप खा लेता है, तो वो भी एक प्रकार सांप आपका तृतीयक में चला जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। ऐसी मछलियाँ होती, मछलियाँ जो है छोटे छोटे जो शैवाल होते हैं, शैवालों से भोजन मतलब कि ये सब प्राप्त करते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं मतलब अंदर में, एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, ऐसे चीज़ें पूरा सिस्टम चलता रहता है। तो मछली वगैरह भी ये तृतीयक उपभोक्ता में शामिल हो जाते हैं। कभी कभी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है वो कौन सा है? मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विसरण जंतुओं के द्वारा होता है? विसरण मतलब कि चीज़ें हट जाती हैं वहाँ से, विसरण। तो पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मानवीय हस्तक्षेप है। और निम्नलिखित में से कौन सा विसरण जंतुओं के द्वारा होता है? देखिए, क्रमिक विसरण जो होता है, मौसमी विसरण और त्वरित विसरण, यानी कि एक बैग विसरण। त्वरित माने कि लगातार बहुत तीव्र गति से, कहीं मतलब एक सिस्टमेटिकल वे में। मौसमी मतलब कि मौसम के अकॉर्डिंग लोग भाग जाते हैं एक स्थान से। तो ये सब एक प्रकार से जंतुओं के द्वारा होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रजाति विविधता वाला कटिबंध किसे कहते हैं? सर्वाधिक प्रजातीय वाला जो कटिबंध है या एरिया है, कटिबंध माने एरिया, तो सर्वाधिक प्रजातीय विविधता जहाँ पर पाई जाती है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया? तो उष्णकटिबंध क्या है? देखिए, ये पृथ्वी है, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, ये वाला जो एरिया पूरा है ये क्या है? ये उष्णकटिबंध है। यहाँ पर खूब गर्मी होती है और खूब दबा के बारिश होती है। यहाँ पर घने घने जंगल होते हैं, यही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। यहीं पर सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जीव जंतु यहीं पर इसी सब एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के बीचों बीच एरिया में। अगला क्वेश्चन है, बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसकी प्रमुख विशेषता क्या है? बायोम को जीवोम भी कहते हैं। ये विशिष्ट प्राणी समुदाय इसमें रहते हैं, जो एक प्रकार से कई प्रजाति रहती है। तो बायोम एक प्रकार से वो होता है, कई प्रकार की प्रजातियां एक साथ रहती हैं, उसी को बायोम कहते हैं। क्लियर हुआ इस तरीके से? तो आपको अगर PDF प्राप्त करना किसी भी सब्जेक्ट का, SMS करें 91 61 93 60 62 पर, और तुरंत एक प्रकार से जो है ज्वाइन हो जाए। मात्र 100 रुपये में सारा कोर्स आपको दे दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब चीज़ का, ठीक है। चले, आपको इससे पहले मतलब कि इसका इकोनॉमिक्स का मैंने दिया है मॉडल पेपर। हालांकि इकोनॉमिक्स का पूरी क्लास अभी नहीं दे पाया था, कुछ ही क्लास हो पाई थी, बाकी एक प्रकार से और भी क्लास इकोनॉमिक्स की अभी बाकी है। तो ये पूरा क्लास मैं करवा दूंगा। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर मैं पहले दे दूंगा इस तरीके के थंबनेल के साथ। बाकी फिर से आपकी महासंग्राम रिवीजन क्लास इसकी आ जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगभग 200 क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा लाइव डायरेक्ट, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।